नाज़रीन, गजा से अमरीकियों को निकालने में नाकामी बाइडन हुकूमत पर अमरीकियों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। दूसरी जानिब नेतन्याहू झूठों का सरदार, इस्राएली अखबार की जानिब से कड़ी तनकीद की गई है और अपनी खुद मुख्तारी के लिए गजा के शोहदा, गाजी और इस वक्त जो लोग गजा में मौजूद हैं वो अपनी सरजमीन को छोड़ने को तैयार नहीं। माएं, बच्चे सब शहीद हो रहे हैं, लेकिन अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इस सर्दी में भी वो खुले आसमान के नीचे अपनी इस सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। लेकिन गजा जंग के आगाज से अब तक कितने इस्राएली बाशिंदे अपना मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आपके साथ आज शेयर करूंगा। नाज़रीन, गजा में 2 अस्पतालों और स्कूल पर इस्राएली हमले हुए हैं और कई अफराद की अमवात हो गई है। और नाज़रीन, ये वो स्कूल था जहां पर उन बेसरो सामान लोगों को पनाह दी गई थी। दूसरी जानिब अमेरिका ने शाम के नए रहनुमा की गिरफ्तारी पर मुकर्रर इनाम का ऐलान वापस ले लिया है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। गजा की वजारत सेहत की अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 में सिहोनी हमले के आगाज से अब तक शुहदा की तादाद 46,009 हो चुकी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इसराइली अपना मुल्क छोड़कर जाने लगे हैं। गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले हमास इसराइल जंग में अब तक 46,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इसराइली फौज की जारहाना और मुसलसल बमबारी से गजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जबकि हमास, हिजबुल्लाह और यमनी हौसियों की जानिब से भी इसराइल पर वक्तन फवक्तन हमले किए जाते हैं। ईरान ने भी 2 बार इसराइल पर मिसाइलों की बारिश की, तहम इसराइल पर होने वाले हमलों में तबाही और हलाकतें बड़े पैमाने पर सामने नहीं आई। अलबत्ता इसराइल पर होने वाले इन हमलों ने वहां के लोगों को बड़ी हद तक खौफ में मुब्तला कर दिया है और वो इसराइल छोड़कर दुनिया के दीगर मुमालिक में जाकर रहने को तरजीह दे रहे हैं। दूसरी जानिब ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा था वो ये था कि पूरी दुनिया से यहूदियों को इसराइल में लाकर बसाना है, लेकिन नेतन्याहू की ये पॉलिसियां खुद उसको ले डूब रही हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक हजारों इसराइली यहूदी इसराइल छोड़कर जा चुके हैं। यह आदाद-ओ-शुमार इसराइली हुकूमत के अलावा कनाडा और जर्मनी जैसे उन मुल्कों की तरफ से भी जारी किए गए हैं जिनका इन इसराइलियों ने सफर किया है। इन आदाद-ओ-शुमार से इसराइल में सेहत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ब्रेन ड्रेन का खदशा पैदा हो गया है। और ये जा क्यों रहे हैं, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इसराइल की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब है। तमाम इसराइल में माइग्रेशन के माहिरीन का कहना है कि मुमकिन है कि रवा बरस इसराइल से दूसरे मुल्कों की जानिब नकल मकानी करने वालों की तादाद इसराइल आने वाले तारकीन वतन की तादाद से बढ़ जाएगी। अब यह वादा नेतन्याहू या इससे कबल की हुकूमत यहूदियों के साथ करती रही है कि हमारे पास आयरन डोम सिस्टम है, हम हमारी तरफ आते हुए हर मिसाइल को, हर ड्रोन को, कोई भी चीज जो हमारी सरजमीन पर हमें आकर नुकसान पहुंचा सकती है उसको रोक लेंगे। तो यहां पर बेखौफ खतर लोग आकर बसना शुरू हो गए। लेकिन गजा ने जब अपनी खुद मुख्तारी के लिए आवाज उठाई तो उसके बाद आयरन डोम सिस्टम नीस्तो नाबूद हो गया। वो चंद मिसाइलों को रोकने के काबिल हुआ। ईरान जो कि बड़े फासले पर मौजूद है, उसने भी जब अपने मिसाइल दागे इसराइल पर तो फिर भी एक बड़ी तबाही हुई। फिर दूसरी जानिब लबनान या दीगर मुसलमान ममालिक की जानिब से पेशकदमी जो की गई उसके अंदर भी वो रोकने में नाकाम रहा। तो वो जो दावे किए गए और फिर बार बार कहा जाता रहा कि आप बंकर के अंदर चले जाएं क्योंकि आयरन डोम सिस्टम उनको रोक नहीं पा रहा, तो ये खौफ इसराइलियों को अब उस सरजमीन को छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। इसराइल छोड़कर कनाडा, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने वाले बाज इसराइली यहूदियों का कहना है कि हजारों इसराइलियों ने 7 अक्टूबर के बाद से मुल्क छोड़ने के लिए माली, जज्बाती और समाजी नुकसान बर्दाश्त करने को तरजीह दी है। इसराइल के शुमारियात के मरकजी इदारे ने सितंबर में तखमीना लगाया था कि 2024 के पहले 7 महीनों में 40,600 इसराइलियों ने तवील अरसे के लिए मुल्क छोड़ा था, जो कि 1 साल पहले की इसी मुद्दत के मुकाबले में 59% ज्यादा है। इस वक्त 25,500 लोग मुल्क छोड़कर गए थे। CBS ने रिपोर्ट दी है कि 2023 के मुकाबले में इस साल हर माह 2200 ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर गए हैं।
इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन का कहना है कि जंग के आगाज से 33,000 से ज्यादा लोग इसराइल मुंतकिल हो चुके हैं। ताहम वजीर दाखिला ने इस खबर पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है कि लोग इसराइल से जो बाहर मुंतकिल हो गए हैं। कुछ दूसरी अलामात भी ये निशानदही करती हैं कि इसराइलियों की एक नुमाया तादाद मुल्क से रवाना हो रही है। तेल अबीब मेडिकल सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर गिल फायर ने कहा है कि दूसरे मुल्कों में चंद साल की फेलोशिप पोस्टिंग पर गए हुए सेंटर के कुछ मुमताज माहिरीन ने वापस आने से गुरेज शुरू कर दिया है। जबकि एक और अहम मामला यह है कि 9 फलस्तीनी अमरीकियों ने अमरीकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है, जिसमें इल्जाम लगाया कि वो गजा जंग के दौरान उन्हें या उनके खानदान के अफराद को बचाने में नाकाम रही है। मुकदमे में महकमा खारजा पर इल्जाम लगाया गया है कि वो फलस्तीनी नयाद अमरीकियों को जंगी इलाके में बेयारो मददगार छोड़कर उनके साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है और उनके फौरी इनखला और हिफाजत के लिए वैसी कोशिश नहीं कर रहा है जैसा कि इसी तरह के हालात में दीगर अमरीकियों के लिए की जाती है। मुकदमे में अमरीकी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान, लबनान, सूडान जैसे मुतनाज़े इलाकों से अपने शहरियों को निकालने के तकाबली वाकयात का जिक्र है और सदर जो बाइडन, वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन को मुद्दा-ए-आलियान के तौर पर नामजद किया गया है। एक हफ्ते के दौरान अमरीकी हुकूमत के खिलाफ यह दूसरा मुकदमा दायर किया गया है। इससे कबल फलस्तीनी खानदानों ने वाशिंगटन की तरफ से इसराइली फौज की हिमायत करने पर अमरीकी महकमा खारजा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि महकमा ज़ेर इल्तवा कानूनी मामलात पर कोई तबसरा नहीं करता। दुनिया भर में अमरीकी शहरियों की हिफाजत और सलामती उसकी अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, इसराइली फोर्सेस ने हफ्ते को शुमाल में एक स्कूल और 2 अस्पतालों को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 8 फलस्तीनियों की शहादत की इत्तलात हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने कमाल अदवान अस्पताल और करीबी आलूदा अस्पताल को निशाना बनाया, जो पहले ही तबाहाल सहूलियात के साथ कम तरीन सतह पर काम कर रहे थे। इन दोनों हमलों में होने वाले जानी नुकसान की फिलहाल तफसीलात सामने नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक तस्दीक शुदा वीडियो फुटेज में जख्मी फलस्तीनियों को इसराइली फोर्सेस की जानिब से कमाल अदवान अस्पताल पर फायरिंग के बाद इमारत की राहदारियों में पनाह लेते हुए देखा गया है। इसराइली फोर्सेस ने शुमाली गजा शहर में एक स्कूल पर भी बमबारी की, जिसमें कम से कम 6 फलस्तीनी जान से गए। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने इतवार को गजा की सिविल इमरजेंसी सर्विस का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि गजा में बेघर लोगों को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली हमले में अमवात के साथ मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानिब इमदादी तंजीमों का कहना है कि 14 माह से जारी इस जंग के नतीजे में बेघर होने वाले तकरीबन 20 लाख फलस्तीनी शदीद सर्दी में खुद को ठंड और बारिश से बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। एपी के मुताबिक आलमी इमदादी कारकुनों और मकामी रिहायशियों का कहना है कि गजा में कंबलों और गर्म कपड़ों की कमी है, जिससे कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि आर्जी पनाहगाहों में रहने वाले अफराद शायद मौसम सरमा में जिंदा न रह सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंगल को जारी एक बयान में कहा था कि तकरीबन 9.5 लाख लोगों को मौसम सरमा में ठंड से बचने के लिए जरूरी इमदाद की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा को यह भी खदशा है कि मुतअद्दिद बीमारियों, जिनमें गुज़िश्ता मौसम सरमा में इजाफा हुआ था और बढ़ती हुई ग़िज़ाई किल्लत के बायस इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन ने खबरदार किया है कि गजा में मौसम सरमा में लोगों को ज़रूरी सामान की शदीद किल्लत का सामना है। गुज़िश्ता 4 हफ्तों के दौरान शुमाली गजा में 6000 खैमे तकसीम किए, लेकिन वो इन्हें पट्टी के दीगर हिस्सों बशमूल इन इलाकों तक पहुँचाने में नाकाम रहे जहाँ लड़ाई जारी है। नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ और आपको इस चीज़ का खुद भी इदराक है कि हमें इन लोगों की, अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अलमिया ये है कि जो मदद हम यहाँ से करते हैं वो बॉर्डर तक महदूद हो जाती है। ये इंसानियत सोज मजालिम जो नेतन्याहू की जानिब से ढाए जा रहे हैं, वो इमदाद जो पूरी दुनिया से उन तक पहुँचाई जा रही है, वो भी उन तक नहीं पहुँचाई जा रही। वो भी बॉर्डर पर रोक ली जाती है, खुराक कंटेनर्स में ख़राब हो जाती है, अद्वियात कंटेनर्स में ख़राब हो जाती हैं, और शदीद मौसम में जो कपड़े, जो खैमे उन तक भेजे जा रहे हैं, वो भी उन तक नहीं पहुँचते। दूसरी जानिब इस बर्बरियत का ना सिर्फ पूरी दुनिया में जिक्र किया जा रहा है, निशानदही की जा रही है, बल्कि मुतअद्दिद बार इसराइल में भी लोगों की जानिब से
ये आवाज उठाई गई है। अब इस्राएली अखबार ने इंतहा पसंद सेहोनी वजीर आजम नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए कहा है कि जजों की तरफ से नेतन्याहू की गवाही को मुलतवी करने के फैसले से समझना आसान हो जाता है कि इस इख्तार देने वाली कहानी को खत्म किए बगैर मुकदमे की समाअत 5 साल तक कैसे बढ़ गई है। अखबार ने अपने इदारिये में वजाहत की कि बंदिशें और नेतन्याहू की गवाही को मनसूख करने के हालिया फैसले ने उस दिन अदालत में नेतन्याहू के पेश ना होने की अहम और पुरस्कार वजह के हवाले से अफवाहों की एक लहर को जन्म दिया है। अफवाहों में यरगमालियों के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए कायरा का फौरी दौरा, यमन या ईरान पर हमला और शाम से जासूस एली कोहन की वाकयात की वापसी शामिल है। लेकिन नेतन्याहू ने मकबूजा जोलान की पहाड़ियों में माउंट हरमोन का दौरा करते हुए दिन गुजारा। सियासी और सलामती के तहफ्फुजात के अलावा जजों ने नेतन्याहू की गवाही में ताखीर का जवाब पेश किया कि उन्होंने इस हफ्ते के आखिर में खित्ते में मुतवक्के मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखा। अखबार ने रिपोर्ट किया कि प्रोसिक्यूटर्स में से एक ने इस अमल पर एहतजाज किया जिसके तहत नेतन्याहू अदालत में अपने मुआवनीन से नोट वसूल करते हैं। अखबार ने नेतन्याहू को परले दर्जे का झूठा करार देते हुए कहा कि वो झूठों का सरदार है। नाज़रीन, एक आला अमरीकी सिफारतकार ने बताया है कि वाशिंगटन ने शाम के नए रहनुमा अहमद अल-शरा का नाम मतलूब अफराद की फहरिस्त से निकाल दिया है और ये तमाम तर तब्दीली शाम में होने वाली गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर जो सियासी तब्दीली वहां पर नजर आई, बशार अल असद की हुकूमत जो खत्म हुई उसके बाद देखने को मिल रही है। और अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मुस्बत पैगाम भेजे जा रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की आला सिफारतकार बराए मशरक़ वुस्ता बाबर बरालीफ ने यह बात दमिश्क में अहमद अल-शरा से मुलाकात के बाद की। यह अमरीकी सिफारतकारों का शाम में खाना जंगी शुरू होने के बाद पहला बाज़ाब्ता दौरा दमिश्क था। शाम में बशार अल असद के खिलाफ तहरीक की क़यादत इस्लाम पसंद तंजीम हयात तहरीर अल शाम HTS के रहनुमा अहमद अल-शरा हैं और इस तहरीक के नतीजे में रवा माह की 8 तारीख को और दहाइयों से कायम बशारत हुकूमत का खात्मा हुआ और ये 8 दहाइयों से कायम थी। बाबर अलीफ की HTS के सरबराह अहमद अल-शरा से मुलाकात वाशिंगटन की तरफ से उनके ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार देने के बावजूद हुई। लीफ ने अपनी बातचीत के बाद सहाफियों को बताया कि हमारी बातचीत की बुनियाद में उनको बताया है कि हम इंसाफ के लिए इनामात की पेशकश पर अमल नहीं करेंगे जो कुछ सालों से नाफिजुल अमल है। ख्याल है कि अमेरिका ने अहमद अल-शरा के सर की कीमत या इनामी रकम देने का ऐलान कर रखा था जो उनकी गिरफ्तारी की सूरत में इतला देने वालों को दी जाती है। बाबर अलीफ ने कहा कि अहमद अल-शरा की जानिब से मुस्बत पैगामात का हमने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हम इन असूलों और इक़दामात पर पेशरफ देखेंगे, ना कि सिर्फ अल्फाज बल्कि इसके साथ साथ अमली तौर पर भी देखा जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। अमरीकी सिफारतकार का कहना था कि हम शाम की क़यादत में और शामी लोगों के सियासी अमल की मुकम्मल हिमायत करते हैं जिसके नतीजे में एक जामे और नुमाइंदा हुकूमत बनती है जो तमाम शामियों बशमूल खवातीन और शाम की मतनू नस्ली और मजहबी बरादरियों के हकूक का एहतराम करती है। अमेरिका ने 14 दिसंबर को उर्दन में होने वाले एक इजलास में शाम की नई हुकूमत के लिए इन असूलों पर आला अरब और यूरोपीय सिफारतकारों के साथ मुशावरत के बाद इत्तफाक किया था। पड़ोसी मुल्क तुर्किया ने दीगर फरीकों से इस बात पर इत्तफाक किया था। एक शामी अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इससे कबल एक एजेंसी को बताया और तस्दीक की थी कि अमरीकी वफ्द ने अहमद अल-शरा से मुलाकात की थी। एहलकार ने कहा कि मुलाकात हुई और ये मुस्बत रही और नताइज मुस्बत होंगे। जुमे को अमरीकी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि अमरीका और शामी फरीकों ने इलाकाई वाकयात, शाम का अच्छा पड़ोसी बनने के इरादे और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया है। नाज़रीन, शाम के अंदर हमने देखा कि एक जालिम हुकूमत का खात्मा हुआ। वो जालिम हुकूमत इस तरह थी कि जिस तरह के हक़ाइक़ अब मंजर आम पर आ रहे हैं और जो शामियों के साथ सलूक किया गया, उनकी अपनी इस जिद्दोजहद ने उनकी आज़ादी को यकीनी बनाया। लेकिन अब ये उन पर मुनहसर है कि वो किस तरीके से इस आज़ादी को लेकर चलते हैं। इसी तरह गजा के लोग भी अपनी खुद मुख्तारी के लिए एक जंग लड़ रहे हैं और उस खुद मुख्तारी के लिए वो अपनी जान की कीमत दे रहे हैं, वो अपनी आज़ादी की कीमत दे रहे हैं। उनसे जितना हो पा रहा है वो रिटेलिएट कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, वो हथियार नहीं फेंक रहे हैं। वो तमाम मुसीबतों का सिर्फ और सिर्फ इसलिए सामना कर रहे हैं कि उनकी आने वाली नस्लें एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकें। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।